आ जाइए बेटा। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपके साथ यूनिट नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड करा था और इंटरनेशनल ट्रेड हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स का है। मैं आपको बताया था इस यूनिट को जब आप बुक में देखोगे तो आपको 4-5 टॉपिक दिखेंगे, 4-5 चैप्टर्स दिखेंगे डिवीजन में, और 4-5 चैप्टर सारे हमें एक एक करके डन करने हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको पहला टॉपिक करवाया था जिसका नाम आपको बुक में दिखेगा थ्योरीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब हमें टॉपिक क्या, हमें तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट करना है, टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, ठीक है। बट बुक में आपको दिखेगा थ्योरीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैं एक बार जल्दी से कोई रिवीजन दे देता हूं। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। याद है आपको इंटरनेशनल ट्रेड, जब आप एक्सचेंज करते हो गुड्स, सर्विसेज या रिसोर्सेज का बिटवीन कंट्रीज, इसमें दो कंट्री इन्वॉल्व होती है, दो रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो करेंसीज मतलब दूसरी करेंसीज इन्वॉल्व होती है, फॉरेन करेंसी, और ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर मैंने आपको सचिन भाई डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस बताया। बेटा यहाँ पे एक ही कंट्री के लोग होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे एक करेंसी इन्वॉल्व होती है, दैट इज डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल करेंसी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन लिमिटेड होते हैं डोमेस्टिक वाले में, लेकिन इंटरनेशनल में लॉज, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटी क्या होती है, ज्यादा। डोमेस्टिक में टैरिफ आपका लोकल डोमेस्टिक टैरिफ लगता है विच इज जीएसटी, लेकिन इंटरनेशनल में लगता है कस्टम ड्यूटीज। ऐसे करके मैंने सारा बताया था। फिर मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस और इंटरनेशनल ट्रेड के डिसएडवांटेजेस बताए, और ये सब कवर करते हुए हम लास्ट टॉपिक पे आए थे विच इज थ्योरीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। सचिन मेरे भाई पेपर में 110% क्वेश्चन आएगा, 110%, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेटा थ्योरीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास 5 थ्योरीज है। पहली थ्योरी थी मर्केंटाइलिस्ट। आई एम अज्यूमिंग कि आपने नोट्स पूरे कर लिए हैं पीडीएफ से अच्छे तरीके से, और जो एग्जांपल्स की अलग से मैंने फोटो भेजी थी आपने वो नोट्स में ऐड भी कर लिया होगा, ठीक है, बढ़िया। पहली थ्योरी थी बेटा मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, राइट। अब मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी जो होती है उसने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल होता है उस कंट्री के लिए जिस कंट्री में एक्सपोर्ट सरप्लस होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट होता है ज्यादा और इंपोर्ट होता है, यानी जिसका बीओपी किसमें हो, फेवरेबल में हो, किसमें हो, फेवरेबल, वही बढ़िया, उसी कंट्री के लिए बढ़िया है। सेकंड आया थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ भाई साहब ने बताया एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होता है। बेटा ये बोलता है कि एक कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए उस कमोडिटी को जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। क्या है बेटा, एब्सोल्यूट। और जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है उसे क्या करना चाहिए, इंपोर्ट। अब आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है। बेटा एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि आप दूसरी कंट्री से सेम रिसोर्स को यूज करते हुए ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट इज योर एब्सोल्यूट एडवांटेज। दोनों को एक लेबर आवर मिला था, 1 घंटा लेबर आवर, लेकिन कंट्री ए व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस करी थी एज कंपेयर टू बी, तो उसका व्हीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज था। लेकिन कंट्री बी क्लोथ ज्यादा प्रोड्यूस करी थी पर लेबर आवर एज कंपेयर टू कंट्री ए, दैट्स व्हाई उसका क्लोथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज था। याद है। और assumption 3 थी, दो कंट्री प्रोड्यूसिंग दो कमोडिटीज एंड लेबर इज द सोल इनपुट। फिर हम तीसरी उसमें आए विच इज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज में एक प्रॉब्लम ये थी सचिन, ये थ्योरी कहती थी एब्सोल्यूट वाली, सेकंड वाली, कि अगर एक कंट्री का दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो उस कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करे। या उल्टा बोलूं तो एक कंट्री अगर जिसके पास दोनों एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करेगी। लेकिन मेरा डेविड रिकार्डो ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि आपकी दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है फिर भी ट्रेड पॉसिबल है। आई रिपीट, फिर भी ट्रेड पॉसिबल है। बस याद ही रखना कंपैरेटिव एडवांटेज कब लगती है, आराम से बेटा, जल्दी बेटा, कंपैरेटिव एडवांटेज कब लगती है सर, कंपैरेटिव एडवांटेज तब लगती है जब एक कंट्री की दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। उस केस में डेविड रिकार्डो ने बोला कि अब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज मत देखो, कंट्री ए आपकी दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन अब आप ये देखो कि आप कंट्री ए दोनों कमोडिटी में से कौन सी कमोडिटी को कम कॉस्ट में बना पा रहा है। और याद है आपको कौन सी कमोडिटी थी वो, क्लोथ। तो क्लोथ में उसका क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब वो दोनों अच्छा बना रहा है लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा बना रहा है, क्लोथ एट अ लेसर कॉस्ट। तो कंट्री ए आप क्लोथ को बनाकर एक्सपोर्ट करिए और व्हीट को क्या कर लीजिए, इंपोर्ट। फोर्थ आई थी बेटा हेक्सर ओलिन थ्योरी, जो बोलती थी कि भैया अब इनपुट कितने टाइप में डिवाइड हो गए, दो। याद रखना ये थ्योरी थी जिसमें दो इनपुट बताते, कौन कौन से, लेबर और कैपिटल।
अब इससे बोला कि भाई कोई कंट्री या तो लेबर अबेंडेंट होगी या कैपिटल अबेंडेंट होगी। अगर आपके पास लेबर अबेंडेंट कंट्री है तो आप ज्यादा लेबर अबेंडेंट वाले प्रोडक्ट बनाओ, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे सर्विस, और उसे एक्सपोर्ट करो। और अगर आप एक कैपिटल अबेंडेंट कंट्री हो तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पे प्रोडक्शन करो और उसे एक्सपोर्ट करो। लेकिन अगर आप एक लेबर अबेंडेंट हो लेकिन आप बना रहे हो कैपिटल अबेंडेंट वाली कमोडिटी, तो उसमें आपकी इनसफिशिएंसी आएगी, लॉसेस हो सकते हैं, आप कंपटीशन को मीट नहीं कर पाओगे और आप मार्केट से शट डाउन हो जाओगे, राइट। तो लेबर अबेंडेंट हो तो वो वाले गुड्स बनाओ, कैपिटल अबेंडेंट हो तो वो वाले गुड्स बनाओ, और फिर एक्सचेंज कर लो, ट्रेड कर लो। किसी को कोई डाउट? बढ़िया बेटा, आई होप यहां तक सब क्लियर है। अब मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूं, एक थ्योरी बची थी उसको कराऊंगा और फिर मैं अपने सेकंड पार्ट पे चलूंगा, सेकंड टॉपिक पे, ठीक है। आपने नोट्स में शायद ये भी नोट करा होगा, उस पीडीएफ में ये भी था, तो आप नोट तो कर ही लेना। अब देखो फिफ्थ थ्योरी जो है वो है, देखो जो फेमस नाम है वो है एनटीटी, विच इज न्यू ट्रेड थ्योरी। थ्योरी का नाम क्या है? न्यू ट्रेड थ्योरी, या इसका पूरा नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोनों नाम से ही आता है, आपको ध्यान रखना है जो भी बोलेगा। अब अगर मैं समराइज कर दूं, पूरा पूरा समराइज कर दूं, तो बेटा इस थ्योरी ने क्या बोला मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, एंटिटी थ्योरी कब आई थी? और ये दी थी पॉल क्रगमैन। पॉल क्रगमैन ने ये थ्योरी दी थी 1980s में, ठीक है। वन मार्कर एमसीक्यू आ जाएगा, एंटिटी किसने दी? तो तीन नाम आ गए, एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ, सचिन, कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो, और एंटिटी किसने दी थी? पॉल क्रगमैन इन 1980s। इन्होंने ये थ्योरी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी पे बेस करी थी। ट्रेडिशनल थ्योरी कौन सी थी? मर्केंटलिस्ट। कौन सी थी? तो याद रखना एंटिटी जो है वो बेस्ड ऑन मर्केंटलिस्ट है। मतलब आजकल भी न्यू ट्रेड थ्योरी, मतलब जो आज चलती है, आजकल भी अशरफ भाई जो न्यू ट्रेड थ्योरी ना, वो कहती है सेम बात। क्या? मर्केंटलिस्ट ने जो कहा था, मतलब बीओपी किस में होना चाहिए, एक्सपोर्ट किस में होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट इसी पर बेस्ड है। लेकिन इसने इसके साथ कुछ एक दो नई बातें बता दी, बेस तो इसी पे थी। बिल्ट अपॉन ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी मर्केंटलिज्म एंड स्टेट द इंटरनेशनल ट्रेड रिमेन म्यूचुअली, ये कह रहा भाई म्यूचुअल बेनिफिशियल, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा अगर आप ट्रेड करोगे तो। अब इस थ्योरी में क्या क्या बताया था बेटा, आपको वर्ड पकड़ने हैं, बस वर्ड पकड़ने हैं। इस थ्योरी में हमने पहला कॉन्सेप्ट बताया था क्या? इम्परफेक्ट, जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपने पढ़ा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन याद है आपको? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली, जहां पे प्राइजेस कांस्टेंट नहीं होते, है ना, वो पूरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट पॉल क्रगमैन ने इस अपनी थ्योरी में इंट्रोड्यूस करा था। इसमें उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बताया। क्या बताया? इकोनॉमीज ऑफ। अब ये समझना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल याद है आपको क्या होता था? क्या होता था? जब हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा एलएसी डिक्रीज होता था। उद्यम, अगर मैं कंक्लूड करूं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक वर्ड में, बेटा अगर तू बता प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ज्यादा लार्ज स्केल में, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी, जो चाइना करता है, राइट। इतने बल्क में प्रोडक्शन करता है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है? कम। तो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में कॉन्सेप्ट दिया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। अब देख सचिन ये कैसे वर्कआउट करेगा। बेटा मान लो मैं अपनी कंट्री के लिए बना रहा हूं, तो प्रोडक्शन क्या करूंगा? अपनी कंट्री के लिए ज्यादा करूंगा। हाँ, अगर सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बना रहा हूं तो लिमिटेड मार्केट है ना, तो प्रोडक्शन क्या होगी? कम। कम बनाऊंगा तो कॉस्ट क्या लगेगी? ज्यादा। कॉस्ट ज्यादा लगेगी, राइट, क्योंकि मैंने फैक्ट्री तो खोल ली, अब उसमें मैं 1 यूनिट बनाऊं, 1 लाख यूनिट बनाऊं। तो अगर मैं डोमेस्टिक ट्रेड कर रहा हूं, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी पर यूनिट। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सेस ले रहा हूं, तो मुझे प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास दो डिमांड है ना, अपनी भी और बाहर की भी। तो उस सिचुएशन में ज्यादा प्रोडक्शन करने पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम। तो आप ये समझो कि पॉल क्रगमैन ने न्यू ट्रेड थ्योरी में क्या बोला। पहली बात, पूरा का पूरा मर्केंटलिस्ट व्यू तो उन्होंने दिया, वो तो सही है। उसके साथ उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझाया। उसके साथ उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में सेकंड कॉन्सेप्ट क्या समझाया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी बोलते थे, अगर आपको नाम याद हो तो। और इन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो दोनों कंट्रीज को ट्रेड से क्या होगा?
गेन होगा, उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा और हमें कॉस्ट क्या लगेगी हमारी, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ आ रही है बात बेटा? तीसरी बात जो उन्होंने बोली वो बोला, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ये टर्म आई थी, अब ध्यान सुनना, दिस थ्योरी कॉन्ट्रास्ट विद द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल इकोनॉमी एट अ पेरेटो ऑप्टिमम। प्लीज नोट मत करना, एक मिनट यहां देखो, पेरेटो ऑप्टिमम पहले समझो होता क्या है। पेरेटो ऑप्टिमम होता है मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलफेयर विदाउट हार्मिंग इंडिविजुअल वेलफेयर, मतलब आपको पूरी इकोनॉमी एज अ होल के वेलफेयर पे चलना है, इसे बोलते हैं पेरेटो ऑप्टिमम। लेकिन ये थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं एनडीटी, वो पेरेटो ऑप्टिमम को क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है। मतलब ये कहती है बाकियों का वेलफेयर छोड़ो, पहले किसका वेलफेयर संभालो, अपना। आप प्रोडक्शन ज्यादा करो, बेचो ज्यादा, आपको पहले प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का वेलफेयर आप बाद में देखना। क्लियर है? तो जैसे याद है आपको एक टर्म था सिट्रस पेरिबस, क्या होता था सिट्रस पेरिबस, एक फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट, ये पढ़ा था बेटा। ऐसे ही सिट्रस पेरिबस का जैसे क्वेश्चन आता है, पेरेटो ऑप्टिमम भी आता है। तो पहले समझो पेरेटो ऑप्टिमम क्या है। पेरेटो ऑप्टिमम मतलब होता है पूरे मैक्सिमाइज करना है ओवरऑल वेलफेयर को, अपना इंडिविजुअल वेलफेयर नहीं देखना। लेकिन ये थ्योरी उल्टा बोलती है, ये थ्योरी पेरेटो ऑप्टिमम को कॉन्ट्रास्ट करती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सी थ्योरी है जो पेरेटो ऑप्टिमम को कॉन्ट्रास्ट करती है, या बोलेगा कौन सी थ्योरी है जो बोलती है कि फोकसेस ऑन इंडिविजुअल वेलफेयर रादर देन ओवरऑल वेलफेयर, वो क्या है, एंटिटी। समझ आई बात? और आखिरी बात बेटा जो बोली इसने, एंटिटी में दो की कॉन्सेप्ट थे, क्या थे दो? पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट फोकसेस ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोले तो ज्यादा प्रोडक्शन करो, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, कम। और फाइनली बेटा इट फोकसेस ऑन नेटवर्क इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट, क्या ये आपने डिमांड में पढ़ा था? क्या ये आपने डिमांड में पढ़ा था? अब मैं आपको एक बार बता दो, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुनो ध्यान से, जिन्हें याद नहीं है बेटा, दो टाइप के इफेक्ट होते थे। एक होता था डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे आपको याद होगा एक स्नॉब वर्सेस वेबलन था, वहीं पर मैंने नीचे नोट लिखवाया था डेमोन्स्ट्रेटिव वर्सेस बैंड वैगन। अब मैं डिफरेंस समझाता हूं, ऐसे कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। तो उद्यम ध्यान से देखियो बेटा, उद्यम भाई मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिमोट है, ये रिमोट से मैं इसे ऑन ऑफ करता हूं, गेम्स खेलता हूं इसके साथ। तू एक दिन आया और तूने देखा यार ये सर के पास क्या मस्त रिमोट है यार, सर इससे फुल मजे लेते हैं इससे। ये रिमोट तूने ऐसे लिया और तू भी इससे मजे लेने लग गया। अबे घटिया इंसान, बटन बटन दबा रहा, कह रहा भाई मजा आ रहा है, जादू को बुला रहे इससे। मैं कोई प्रोडक्ट यूज करता हूं, उद्यम ने वो प्रोडक्ट देखा, उद्यम ने उसे यूज करा, उद्यम को वो प्रोडक्ट भी अच्छा लगा और उद्यम ने उसे क्या कर लिया, परचेज। इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। आपने डेमो लिया, क्या लिया, मैं यूज करता था तूने भी यूज करा, तू मेरे को अच्छा लगता था तूने यूज करके देखा, तुझे तेरे लिए भी अच्छा सूटेबल है, तो आपने वो प्रोडक्ट लिया, दिस कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट होता है, उद्यम ने देखा ये रिमोट रोहित सर के पास है, उद्यम ने देखा ये रिमोट मेविश के पास है, उद्यम ने देखा भाई मयंक मयंक सब यूज कर रहे हैं, उद्यम ने अगले दिन जाके रिमोट परचेज कर लिया। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क या बैंड वैगन इफेक्ट। जब आप देखा देखी करते हो ना, आप देखते हो ना कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहा होता है, तो यार ये प्रोडक्ट इसके पास भी इसके पास भी है, हम भी ट्राई करके आते हैं, क्या ये चलो लेकर आते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंड वैगन या नेटवर्क इफेक्ट। वर्ड देख रहे हो, नेटवर्क, क्योंकि सब ले रहे हैं तो आप भी उस नेटवर्क में एड ऑन हो गए। दोनों डिफरेंस समझ आया? तो ये जो एंटिटी थ्योरी है ना, ये नेटवर्क या बैंड वैगन इफेक्ट पे भी वर्क करती है। जैसे अगर 4 कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, तो क्या 5वीं कंट्री को फोमो हो जाएगा, वो कहेगी यार चारों कर रही है मैं क्यों नहीं कर रही, यार ये तो कुछ बढ़िया लग रहा है, तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी उस ट्रेड में क्या होगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो यहां पर क्या होता है, बैंड वैगन इफेक्ट होता है। तो यहां पर अगर आप देखो सचिन मेरे भाई, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए एंटिटी के, बस इन पॉइंट को पकड़ के चलो, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एंटिटी 1980s में आई थी, कौन लाया था, पॉल क्रेगमैन लाया था, वो भी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल थ्योरी। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या था, दो चीजें उन्होंने ऐड ऑन कर दी थी, पहला इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन और दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। तीसरा पॉइंट, ये थ्योरी पेरेटो ऑप्टिमम के कॉन्ट्रास्ट में थी।
मतलब ये फोकस करती थी कि इंडिविजुअल वेलफेयर पहले फोकस करो और बाद में ओवरऑल वेलफेयर। पेरेटो ऑप्टिमम उल्टा बोलता था। और फाइनली इस थ्योरी में दो कीवर्ड नए कॉन्सेप्ट थे। पहला तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, और दूसरा क्या है बेटा, बैंड वैगन या नेटवर्क इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस भी समझा दिया मैंने। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है? माही, मानसी, मीनाक्षी, सागरिका, सारांश, किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी बेटा तो प्लीज बता दीजिए। ऑल क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, बढ़िया। बेटा क्या मैं आगे बढ़ूं? मेरे हिसाब से आपने यहां तक सारे नोट कंप्लीट कर लिए है। ये वाली थ्योरी भी आपने कर ही ली होगी, पीडीएफ में थी तो। अब आप एक काम करिएगा बेटा, अब आप नया फ्रेश पेज निकालना, और अब नोट तो ऑब्वियसली नोट्स तो अभी नहीं बनाने आपको, मैं पीडीएफ भेजूंगा, अभी आपको बस समझने पे ध्यान देना है। आप हेडिंग डालना ट्रेड पॉलिसी। आप हेडिंग डालिएगा बेटा ट्रेड पॉलिसी। अगेन बहुत ही प्यारा और सिंपल कॉन्सेप्ट। आप यहां से अपने 3 एमसीक्यू पकड़ के चलिएगा। टॉपिक मैं बता दूंगा कहां से आएगा। 3 एमसीक्यू 110% यहां से आने ही आने हैं। और इतना सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है, आप बोलोगे सर क्या है, बस आपको रीड करना है, जेन्युइनली रीड। एक दो बार रीड कर लो दिशांत में 3 क्वेश्चन पक्के हैं। अभी आप देखोगे आपको सर बहुत इजी है। अब सुनो, पहले कुछ नोट नहीं करना, फोकस एकदम यहाँ पे। पहले समझो ट्रेड पॉलिसी होता क्या है, ध्यान समझना बेटा। सुनना, 2 कंट्री है, एक इंडिया एक है यूएसए। अब इंडिया और यूएसए में आपको पता है ट्रेड होता है, मतलब इंडिया कुछ गुड्स यूएसए को क्या करता है, एक्सपोर्ट, और इंडिया कुछ गुड यूएसए से क्या करता है, इंपोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जो एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट वो इंडिया के लिए अच्छे या बेकार? अच्छे। तो हमारी सरकार क्या एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी या रिस्ट्रिक्ट? प्रमोट करेगी। तो हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। और क्योंकि इंपोर्ट कुछ हद तक थोड़े खराब होते हैं, बिकॉज फॉरेन करेंसी जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट। बेटा इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी। क्या बोलते हैं? जैसे ट्रेड पॉलिसी का एक एग्जांपल देता हूं। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने उसे ड्यूटी फ्री कर रखा है, नो टैक्स, ये ट्रेड पॉलिसी है। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सरकार ने उसमें टैरिफ लगाया है। क्या लगाया है? और आपको बताऊंगा शायद कई कई बार कोटा भी लग जाता है। कोटा मतलब एक क्वांटिटी फिक्स होती है, उससे ज्यादा मंगवा नहीं सकते, टैरिफ कोटा। ये क्या है? ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी क्या होती है समझो, ट्रेड पॉलिसी क्या होती है समझो ध्यान से, एक मिनट। ट्रेड पॉलिसी क्या है बेटा? नंबर 1, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट्स जो कौन यूज करता है, गवर्नमेंट। किसके लिए? या तो प्रमोट करने के लिए, किसको, एक्सपोर्ट्स को, और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसको? हाँ, ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, कई बार एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं और इंपोर्ट्स को प्रमोट भी करते हैं कई बार। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोविड आया और हमारे पास कोविड की वैक्सीन लिमिटेड है, तो हम एक्सपोर्ट के पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे? अरे ऐसे तो प्राइवेट प्लेयर महंगे प्राइस पे बाहर बेचेगा ना, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हमारे पास खुद के पास नहीं है, एक काम कर एक्सपोर्ट पे क्या लगाओ, रिस्ट्रिक्शन, बैन लगा दो एक्सपोर्ट पे। ऐसे हो जाता है। कई बार कोई नई टेक्नोलॉजी है जैसे मेट्रो, और हमें सरकार को उसे इंपोर्ट करना है, तो उस पे वो इंपोर्ट पे क्या लगाएगी, प्रमोशन लगाएगी, रिस्ट्रिक्शन क्यों, प्रमोशन लगाएगी, क्योंकि भाई 1 मिनट का काम करो, टैक्स हटाओ, मेट्रो लानी है। समझ लो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं और उल्टा भी हो जाता है कई बार। तो जो इंस्ट्रूमेंट सरकार यूज करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जैसे टैक्सेस लगाना, कोटा सेट करना, दीज ऑल आर ट्रेड पॉलिसी, दीज ऑल आर ट्रेड। समझ आए ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? एक बार रिपीट करेंगे, ट्रेड पॉलिसी मतलब बोले तो इंस्ट्रूमेंट जो कौन यूज करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट करना। पूजा जी ऑल क्लियर? अच्छा आगे सुनो बेटा, ट्रेड पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट आते हैं बेटा, अभी बताया। इंस्ट्रूमेंट को हमने 2 प्रकार में डिवाइड कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट रिस्ट्रिक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके, 2 इंस्ट्रूमेंट बेटा। एक होते हैं प्राइस रिलेटेड मेजर्स, कौन से रिलेटेड, और एक होते हैं नॉन प्राइस मेजर्स, प्राइस मेजर, नॉन प्राइस मेजर्स। क्लियर है बेटा? प्राइस मेजर्स आर आल्सो नोन एज टैरिफ मेजर।
अब देखो ना, सिंपल है दिशांत बेटा, सरकार ने टैरिफ लगाया, क्या लगाया? टैरिफ लगाने से क्या प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई टैरिफ मेजर को प्राइस मेजर बोलते हैं। लेकिन एक होते हैं नॉन टैरिफ मेजर। नॉन टैरिफ मेजर मतलब कोटा। क्या बोले? उदिन कोटा मतलब होता है सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, सरकार ने बोला आज के बाद फोन में 1 लाख यूनिट तक ही इंपोर्ट हो सकता है। तो जब तक आप 1 लाख यूनिट कर रहे हो तब तक ठीक है। 1 लाख यूनिट इंपोर्ट होते ही क्या आप उसके बाद अगली यूनिट इंपोर्ट कर पाओगे? क्या सरकार ने कोई टैक्स लगाया? क्या उससे कोई प्राइस फ्लक्चुएट हुआ? सरकार ने तो सिंपली क्या क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। किसकी रिस्ट्रिक्शन? उसे बोलते हैं बेटा नॉन टैरिफ या नॉन प्राइस मेजर। आई होप दिस इज क्लियर। यानी टैरिफ में हम क्या लगाते हैं? कस्टम या टैक्स ऑन इंपोर्ट। और कोटा यहां पे हम क्या लगाते हैं? कोटा। तो पहले बताइए क्या ट्रेड पॉलिसी में ये वाली बात क्लियर है? एक बार रचित मेरे भाई रिपीट करेगा। सबसे पहले मैंने आपको ट्रेड पॉलिसी बताया, सब बोलना है। ट्रेड पॉलिसी बोले तो इंस्ट्रूमेंट्स जो कौन यूज करती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इन इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करा? 2 पार्ट में। पहला क्या है? प्राइस मेजर। दूसरा क्या है? प्राइस मेजर में हम टैक्सेस लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट लगाते हैं, जिससे गुड्स के जान के प्राइस क्या हो जाए? ज्यादा, ताकि ऑब्वियसली इंपोर्ट कम हो। और इन्हें तभी टैरिफ मेजर बोलते हैं बेटा। और नॉन प्राइस मेजर्स में हम कोई टैक्सेस नहीं लगाते, हम सिंपली क्या करते हैं? कोटा यानी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या इससे कोई प्राइस में इफेक्ट पड़ता है? नहीं, हम तो डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर देते ना क्वांटिटी। तो यहां पे इसे बोलते हैं नॉन प्राइस या नॉन टैरिफ मेजर्स। क्या आपको ये वाली बात समझ आई? बेटा अब पूरे चैप्टर में आपको ये दोनों पढ़ने हैं। पहले कौन सा पढ़ेंगे? प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। तो टैरिफ मेजर पढ़ाऊंगा। टोटल 15 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 15 टाइप के टैक्स होते हैं। अरे पेपर में गारंटेड क्वेश्चन है, लिख के ले ले, बाद में बोलना मत बताया नहीं। 15 टाइप के टैक्स है, अच्छे से रीड करके चले जा, कोई रट्टा नहीं लगाना। पेपर में डेफिनेशन आएगी, कहीं ऐसे 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 करके टैरिफ होता है। उस टैरिफ के नाम बताओ, 4 टैरिफ दे देगा, कहेगा ये वाला बताओ कौन सा है। लास्ट अटेम्प्ट में अभी जो पेपर हुआ है उसमें एक टॉपिक आता है एस्केलेटेड टैरिफ, इसी में से। और बोला था बच्चों को बेटा ये आएगा, पढ़ लेना, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। 100% 15 में से कोई भी 2 आएंगे। जनरली जो होता है वो या तो एस्केलेटेड टैरिफ आता है, या एक कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी आप पढ़ोगे एंटी डंपिंग और सीवीडी एसएडी करके टॉपिक आएगा, वो दोनों जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। लेकिन हाँ 15 के 15 पढ़ने कोई भी आ सकता है। चलो चालू करूं मैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? नंबर 1 कौन से? प्राइस या टैरिफ मेजर? प्राइस या, अब पहले पहले इसमें जाने से पहले प्राइस रिलेटेड मेजर या टैरिफ मेजर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वर्कआउट कैसे करता है कि एग्जांपल समझते हैं। बेटा मान लीजिए मैंने यूएसए से एक आईफोन 16 प्रो मंगाया, जिसका प्राइस था $1000 और एक्सचेंज रेट है 100 रुपीज। तो फोन का जो प्राइस मुझे इंडियन रुपी में पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा? 1 लाख। अब प्राइस मेजर या टैरिफ मेजर में सरकार कहती है जब आप फोन को इंपोर्ट करोगे तो आप हमारी टेरिटरी में गुड को ला रहे हो। हमने कहा हाँ आपकी टेरिटरी में ला रहे हैं। तो उसने कहा इस पे आपको देनी पड़ेगी इंपोर्ट पे ड्यूटी, जिसे कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। लेट्स अज्यूम दैट इज 50%। कितना परसेंट है? तो बेटा सरकार जो है 1 लाख का 50% यानी 50,000 रुपए ड्यूटी का लेकर लेगी। और मुझे जो प्राइस पड़ेगा अल्टीमेटली वो कितना पड़ेगा? और देखो ये प्राइस है जो कौन पे करेगा? कंज्यूमर। ये वो प्राइस है जो किसको मिलेगा? एप्पल यानी सेलर को। और अल्टीमेटली ये वो अमाउंट है जो किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। इसे बोलते हैं क्या? प्राइस मेजर्स या टैरिफ मेजर्स, जहां पे सरकार इंपोर्ट पे टैरिफ लगाती है और उससे प्राइस को बढ़ा देती है ताकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो। अब इसके बेनिफिट देखो। नंबर 1 बेनिफिट, क्या टैरिफ लगाने से प्रोडक्ट प्राइस बढ़ता है? प्राइस बढ़ने से क्या हम बाहर के कमोडिटीज की डिमांड कम करेंगे? तो पहला, इंपोर्ट रिड्यूस होते हैं, थोड़े कम होते हैं। दूसरा, क्या जब बाहर के प्रोडक्ट महंगे होंगे तो इससे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर प्रोटेक्ट होंगे? बेटा अब इंडिया में टाटा महिंद्रा है, मैंने बताया था टाटा महिंद्रा कौन खरीदेगा? कोई ना खरीदे। अगर टोयोटा और वोल्क्सवैगन बिना टैक्सेस के इंडिया में बिक जाए। लेकिन फॉर्च्यूनर में क्योंकि ऑलमोस्ट 100% डबल टैक्स हो जाता है, 25 लाख की गाड़ी 50 लाख में, तो टैक्स में प्राइस इतना बढ़ जाता है कि लोग कहते हैं यार 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेने से अच्छा है 20 लाख की हैरियर ले लेते हैं। समझ पा रहे हो आप माइंडसेट? तो सेकंड पॉइंट क्या है? टैरिफ लगाने से सरकार हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, सरकार के लिए क्या हो जाती है? इनकम। सरकार के लिए भी तो रेवेन्यू हो रही है। तो बेटा इससे वो देश में क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे? हंसो मत ज्यादा।
खुद का डेवलप, तो उसका डेवलपमेंट देश का डेवलपमेंट नहीं है। अगर हमारे पॉलिटिशियन अमीर होंगे तो कौन डेवलप होगा? वो। और वो कहां रहते हैं? वो कहां रहते हैं? तो कौन डेवलपमेंट होगा? इंडिया। मंदिर बनेगा, डेवलपमेंट सैक्रिफाइस कर लेंगे हम, मंदिर बनाना है पहले हमें। हाँ चलो चलो चलो, इधर आओ अब। फालतू फालतू मत बोलियो। पॉलिटिशियन का डेवलपमेंट मतलब देश का डेवलपमेंट। अब इधर आओ, यही पॉइंट हम समराइज करते हैं। सबसे पहला, प्राइस रिलेटेड मेजर्स। प्राइस रिलेटेड मेजर्स बोले तो क्या? टैरिफ मेजर। सबसे पहले टैरिफ को हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? कस्टम ड्यूटीज। टैरिफ या कस्टम ड्यूटीज आर बेसिकली टैक्सेस या ड्यूटीज जो बेटा किस पे इंपोज होता है? गुड्स एंड सर्विस। जब आप उन्हें क्या करते हो? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो टेक्निकली जब आप गुड या सर्विस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उनपे जो टैक्सेस लगते हैं उसे हम बोलते हैं टैरिफ या कस्टम ड्यूटीज। टैरिफ या सेकंड बोल रहा है, टैरिफ क्या होता है बेटा? इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। इट इज अ चार्ज मतलब होता है बर्डन। तो मतलब टेक्निकली हम पे तो बर्डन ही है ना। इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स imposed at the borders on goods going from one country to। तो जब एक कंट्री के दूसरे कंट्री से बॉर्डर में गुड्स जा रहे होते हैं तो एक चार्ज हम पे लगता है एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड टैरिफ। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है बेटा? ये एमसीक्यू बनता है। इंपोर्ट ड्यूटी परवेसिव होती है किससे? एक्सपोर्ट। परवेसिव मतलब समझते हो? परवेसिव मतलब होता है एट ऑल लेवल, एग्जिस्टिंग एट। आपको याद है परवेसिव हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कहां पे? बिजनेस साइकिल का फीचर नंबर 3। बिजनेस साइकिल्स आर परवेसिव इन नेचर। जनरली ओरिजिनेट होता है फ्री मार्केट से और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसमिट होता है। तो अगर एक जगह आया तो हर जगह आ जाता है ना। तो यहां पे भी परवेसिव वर्ड है, लेकिन सचिन भाई इसका मतलब क्या समझो? कह रहे इंपोर्ट ड्यूटी परवेसिव होती है मोर देन एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे, कुछ भी ड्यूटी लगेगी। तो मतलब इंपोर्ट ड्यूटी में, इंपोर्ट ड्यूटी हर गुड में एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट करने में टैक्स लगता है? लगता है 7 कमोडिटीज पे। अगर आप इंडिया से, ये लिस्ट दे रखी है, 7 कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी में कोई 7 कमोडिटी है सारे, तो इंपोर्ट ड्यूटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जिस्ट इन ओनली 7 कमोडिटीज। तो ये लाइन समझ आई। और फाइनली बेटा टैरिफ का एम बताओगे आप? नंबर 1 बेटा प्राइस ऑफ गुड या सर्विस को बढ़ाना ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए डोमेस्टिक। प्राइस बढ़ा दो ताकि डोमेस्टिक डिमांड क्या हो जाए? कम। दूसरा, सरकार के लिए क्या हो जाती है बेटा? और तीसरा, हमारे डोमेस्टिक वालों को हम कंपटीशन से क्या कर लेते हैं? प्रोटेक्ट। तो 3 एडवांटेज जो होती है टैरिफ की। नंबर 1, हमारे प्राइस बढ़ाने से हम डिमांड कम करेंगे इंपोर्टेड गुड्स की। दूसरा, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स प्रोटेक्ट फील करेंगे कंपटीशन से। और तीसरा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या होगी? ज्यादा। दीज आर दी प्राइस या टैरिफ मेजर्स का इंट्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बारी मीटिंग को जल्दी से बेटा रीजॉइन करेंगे फटाफट। 1 मिनट देना बस। भाई मेरा पोल्यूशन से ना गला इतना दर्द कर रहा है ना, मेरे से ब्रीद नहीं करा जा रहा, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। मास्क लगा के रहता हूँ मैं। यहाँ बोलते टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना दिक्कत। आते जाते हर टाइम में मास्क है। नहीं भाई, मास्क लगाने से फर्क तो पड़ता है। मैंने इस बार, मैं हर बार वैसे मास्क लगाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा लेट कर दिया मास्क लगाने। और मेरा ऐसा सीन होता है, एक बार ये हो गया ना, अब ये हफ्ते महीने तक पता नहीं कब जाएगा ये। चलो भाई स्टार्ट करें। आ जाओ जी, फटाफट से देखना बेटा। ट्रेड पॉलिसी डन। ट्रेड पॉलिसी आर द इंस्ट्रूमेंट्स
यूज बाय द गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट और टू प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड पॉलिसी में कितने इंस्ट्रूमेंट, प्राइस या नॉन प्राइस, टैरिफ या नॉन टैरिफ बोले तो टैक्सेस और नॉन टैरिफ बोले तो कोटा। सबसे पहले प्राइस वाले पढ़ाए। टैरिफ मतलब जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे गुड्स या सर्विस के टैक्सेस पे करते हो, ये टैरिफ है, ये एक फाइनेंशियल चार्ज है जो आपको गुड्स को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए देना पड़ता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से लोग इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम करते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर प्रोटेक्ट रहते हैं, और सरकार के लिए रेवेन्यू क्या होता है, ज्यादा। ये हमने पढ़ा। अब जरा ये समझते हैं, सरकार टैरिफ लगाती है, ऑब्वियसली टैरिफ कितने टाइप्स का होता है बेटा। अगला आपका जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो, टाइप्स या फॉर्म ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो टैरिफ लगता है ना। अब टैरिफ के कितने टाइप होते हैं बेटा, पेपर के आप देख रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से ही मार्क करा हुआ है, जितने स्टार बनाने उतने कम है, पेपर में क्वेश्चन गारंटेड आएगा, तो बेटा छोड़ने की गलती मत करिएगा। और जेन्युइनली बता रहा हूं, एक बार पढ़ लोगे ना, अभी याद करा दूंगा, अभी यहीं खड़े खड़े सारे याद करा दूंगा, एक बार 1-2 दिन बाद अपनी सेल्फ स्टडी बेसिस पे कर लेना रिवाइज, और भाई साहब आपको उसके बाद आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इतने सिंपल है, और 3 एमसीक्यू यहां से डन है। चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहला टैक्स होता है स्पेसिफिक टैरिफ। क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक टैरिफ होता है फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट, फिक्स्ड अमाउंट। जैसे सरकार ने बोला इंडिया में फोन पे लगेगा स्पेसिफिक टैरिफ, फोन पे क्या लगेगा, पूछा स्पेसिफिक टैरिफ, बोला 10,000 रुपए पर फोन, फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट, एक फोन पे कितना, 10,000। अब सचिन ध्यान समझियो कैसे वर्कआउट होगा बेटा, तूने एक आईफोन मंगाया, आईफोन था 1,00,000 रुपए का, स्पेसिफिक टैरिफ का क्या बोला था सरकार ने, 10,000 पर फोन, कितना टैक्स लगेगा, 10,000। एक फोन मंगाया ना, 10,000 लगा, प्राइस कितना बढ़ा, 1,00,000। समझ आया, पर फिजिकल यूनिट में फिक्स अमाउंट। लेकिन इसमें गड़बड़ है बेटा, दिशान मंगा रहा है नोकिया का 5233, 200 रुपए का फोन है, पर बाहर से मंगा रहा है, इंडिया में मिलता नहीं, बाहर से मंगा रहा है 200 रुपए का, टैक्स कितना लगेगा, 10,000 पर, क्योंकि स्पेसिफिक टैरिफ फिजिकल यूनिट पे फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो इसमें गड़बड़ यह है कि जो बंदा छोटे अमाउंट का वैल्यू, छोटे वैल्यू का फोन मंगाएगा, उसको भी उतना टैक्स देना है, और अगर मैं 50 लाख का फोन मंगाऊंगा, मुझे भी उतना ही टैक्स देना है। लॉजिक समझ आया। तो क्या ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, नहीं थोड़ा कम प्रैक्टिकल है, लेकिन हाँ लगता है टाइप तो बता दिया। तो याद रखना यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट, किस पे लगता है, फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल। यहां पर नंबर ऑफ आईफोन कितने मंगाते हो उस पे टैक्सेबिलिटी आएगी, ना कि वैल्यू ऑफ। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इंपोर्ट कराया आईफोन 10 फोन 1,00,000 के, कितना वैल्यू हुआ, 10 लाख। अब सरकार ने स्पेसिफिक टैरिफ बताया 50,000 पर फोन, तो वैल्यू कितनी भी हो, मैंने 10 फोन मंगाए, एक फोन पे 50,000 है, तो टैक्स कितना लगेगा, 5 लाख, टोटल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट 15 लाख। समझ आया क्या, स्पेसिफिक टैरिफ में कोई किसी को कोई डाउट, तो जब मैं क्या बोला, फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट पे टैक्स लगता है, वैल्यू को कंसिडर। अब तू चाहे 200 रुपए के फोन मंगा 10 या 1,00,000 के फोन मंगा 10, टैक्स 50,000 पर फोन ही लगेगा, 5 लाख। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक। किसी को कोई डाउट, मैं बचे सेकंड होता है एडवोलेरम टैरिफ। पेपर में पहला क्वेश्चन ही आ जाता है, एडवोलेरम क्या होता है बेटा, याद रखना ये ऑपोजिट होता है स्पेसिफिक का। क्या होता है ऑपोजिट, मतलब ये लगता है फिक्स्ड अमाउंट नहीं, फिक्स्ड परसेंटेज, और वो भी ऑन दी वैल्यू, ऑन दी, मतलब आप एक फोन मंगाओ या 50 फोन मंगाओ, हमें मतलब नहीं है, हम तो जो प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू है उस पे लगाएंगे, और वो भी फिक्स्ड अमाउंट। क्या लगाएंगे, फिक्स्ड परसेंटेज। तो यहां पे नंबर ऑफ आईफोन पे मैटर नहीं करता, आप कितना आईफोन की वैल्यू ले रहे। तो अगर कोई बंदा आईफोन 17 ले रहा है तो वो वैल्यू कम का होगा, तो टैक्स क्या लगेगा, कम। कोई बंदा 17 प्रो मैक्स ले रहा है तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, एडवोलेरम टैरिफ क्या लगेगा। तो बेटा क्लियरली डिफरेंस समझ लेना, एक होता है स्पेसिफिक टैरिफ, एक होता है एडवोलेरम टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ लगता है फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट, वैल्यू पे टैक्स। एडवोलेरम लगता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी वैल्यू, पर फिजिकल यूनिट पे टैक्स नहीं लगता। जैसे इसका एग्जांपल दूं तो आईफोन इंपोर्ट करा है, 10 आईफोन 1,00,000 के, 10 लाख हो गया,
अब सरकार ने बोला भैया 10% एडवोलरम है, मतलब कितना आईफोन मंगाया फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कितनी है 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख। अच्छा ये वाली बात समझ आई। 100% उस यही एग्जांपल में उधर स्पेसिफिक कितना लग रहा था 5 लाख, एडवोलरम कितना लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिकल यूनिट पे लगा रहे थे और यहाँ पे हम वैल्यू पे लगा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? पहला कौन सा? स्पेसिफिक, फिक्स्ड अमाउंट ऑन फिजिकल यूनिट, वैल्यू पे टैक्स। सेकंड बोला एडवोलरम, फिक्स परसेंटेज ऑन दी फिजिकल यूनिट पे। सेकंड के बाद थर्ड आता है मिक्स्ड टैरिफ। अरे बहुत इजी, स्पेसिफिक और एडवोलरम विचएवर इज हायर। जब सरकार को आपको ढंग से लपेटना हो, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि यार ये लगाओ ये लगाओ, तूने बोला ये और ये विचएवर इज, अब सरकार ने मिक्स कैसे लगाया, मिक्स कर दिया ना दोनों को। बोला आईफोन इंपोर्ट करे 10 आईफोन 1 लाख के, कितना वैल्यू हो गया? सरकार ने बोला आप दोनों कैलकुलेट करूंगी, पहले तो मैं पहले स्पेसिफिक करती हूँ, 50,000 पर आईफोन था तो 10 आईफोन पे कितना हो गया 5 लाख, और एडवोलरम लग रहा था 10% ऑन द वैल्यू विच इज 1 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख, तो टैक्स कितना लगेगा 5। इसे बोलते हैं मिक्स टैरिफ। क्या बोलते हैं? प्लीज याद रखना, पहला स्पेसिफिक, फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फिजिकल यूनिट, सेकंड इज एडवोलरम, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, थर्ड इज मिक्स टैरिफ विच इज एडवोलरम और स्पेसिफिक विच एवर इज हायर। है ना, ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है। सरकार ने कहा नहीं ये अनफेयर थोड़ी है। अब अनफेयर बता दे क्या होता है। कंपाउंड टैरिफ, ढंग से अगर लपेटना है, लपेटने की स्टेजेस बढ़ रही है, कह रहा है स्पेसिफिक प्लस एडवोलरम। ले ले बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, बच्चे आधे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मिक्स्ड और कंपाउंड को ओवरलैप मत कर देना। मिक्स्ड में था दिस और दिस विच एवर इज, बीच में और था, दोनों में से एक ही लगाएंगे। कंपाउंड में तुम्हारे पे भैया एडवोलरम प्लस स्पेसिफिक दोनों को ऐड कर दिया। जैसे अगर वही वाला क्वेश्चन लेता और मैं बोलता बेटा यहाँ पे ना मिक्स नहीं है कंपाउंड है, तो आपका टैरिफ कितना होता 6 लाख, 5 लाख वो वाला स्पेसिफिक, 1 लाख एडवोलरम, दोनों को ऐड करके कंपाउंड टैरिफ लगा दिया। तो प्लीज क्या ये वाली बात आपको याद रहेगी बेटा? 110% पक्की बात। कंपाउंड और मिक्स में कंफ्यूज तो नहीं होंगे? एक बार रिपीट करें, 4 पॉइंट हमने पढ़े। सबसे पहला फिक्स्ड अमाउंट फिजिकल, सेकंड होता है एडवोलरम, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू पे लगे वो फिजिकल यूनिट। थर्ड मिक्स, एडवोलरम और स्पेसिफिक विच एवर इज, और चौथा क्या बोला कंपाउंड टैरिफ, एडवोलरम एंड स्पेसिफिक दोनों मिला के। कोई दिक्कत? चलो ये 4 पहले टॉप प्रायोरिटी पे अलग रखो, हटा दो इन्हें, याद करके हटा दो। अब अगली रेंज स्टार्ट हुई है। अगला आता है टेक्निकल और अदर टैरिफ। टेक्निकल और, ये क्या होता है? जब आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो जिसके साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, प्लीज याद रखना केस कभी लगेगा। सचिन जब तू कोई मेन प्रोडक्ट मंगा रहा है लेकिन उस मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ अदर सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे लैपटॉप मंगाया, तो जब आप लैपटॉप लेकर आओगे तो क्या लैपटॉप के साथ चार्जर आएगा? क्या लैपटॉप का बैग आएगा? है ना। फोन लेते हो, अब तो खैर खत्म हो गया, लेकिन फोन का चार्जर आता था, पहले केबल आती थी, पहले तो ईयरबड्स भी आते थे, है ना। समझ गया मेरी बात? आईफोन में तो नहीं आते, मुझे नहीं, सैमसंग ने भी हटा दिया शायद, गूगल पिक्सल ने भी हटा दिया। अगर आप सैमसंग का एस सीरीज लोगे ना तो ना गूगल पिक्सल ने भी हटा दिया, थोड़े टाइम बाद चार्जर की केबल भी हटा देंगे और थोड़े टाइम बाद फोन भी हटा देंगे, पर्चे दे देंगे कि लो पर्चा दे दिया फोन बना लेना, बताया इसमें कैसे बनता है, असेंबल कर लो खुद, फिर थोड़ी बाद डब्बा ही हटा देंगे, बिल आएगा 1 लाख का, लिया इसने फोन, लिया 1 लाख रुपए दिए। हाँ, जब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट मंगाते हो जिसके ना कंपोनेंट्स है, तो सरकार बड़ी तेज है। सरकार पता है क्या करती है? सरकार करती है क्या कि ना अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग टैरिफ लगा देती है, एंड इसे बोलते हैं टेक्निकल और अदर टैरिफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोन को इंपोर्ट कराया, फोन के साथ क्या आया बेटा? केबल, ईयरफोन, कवर, मान के चल रहा हूं एग्जांपल के। अब फोन जो आएगा उस पर तो टैरिफ लगना ही लगना है, ये इसमें तो कोई शक। एडवोलरम लगेगा, स्पेसिफिक लगेगा, मिक्स लगेगा, कंपाउंड लगेगा, जो भी लगेगा। अब सरकार ने बोला देखो चार्जर पे हम कितना टैक्स लेंगे, ये कोई बताएगा स्पेसिफिक है या एडवोलरम?
स्पेसिफिक वालों को चांटा मारूंगा। अरे परसेंटेज है ना, एड वैलोरम तो होगा, स्पेसिफिक तो अमाउंट होता है ना। ये क्या है? एड वैलोरम। केबल पे कितना है? 100 रुपए पर केबल, स्पेसिफिक। फिजिकल यूनिट पे अमाउंट है ना। अगला ईयरफोन पे एड वैलोरम और कवर पे स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम एक एक कंपोनेंट का अलग अलग टैरिफ निकाल रहे हैं, इसे बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ। क्या बोलते हैं? These are calculated on the basis of specific बेटा ये कीवर्ड होगा, specific components of the imported goods। जो आपने imported goods करवाए हैं उसके जो अलग अलग components आए हैं, उन अलग अलग components पे अलग अलग टैरिफ। हाँ, अब लगेगा स्पेसिफिक भी लग सकता है, एडवलर वो कुछ भी लगे, लेकिन हर एक कंपोनेंट में अलग टैरिफ है ना, इसे बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ। क्या बोलते हैं? टेक्निकल। क्या ये वाली बात याद रहेगी? दैट इज ड्यूटी आर पेबल बाय इट्स कंपोनेंट्स और रिलेटेड आइटम्स। आई होप दिस इज क्लियर। कितने पॉइंट बताए आपको? एक बार रिपीट करें क्योंकि मेरा टारगेट आपको यहां याद कराने 15। पहला, फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट। सेकंड, फिक्स परसेंटेज ऑन दी वैल्यू। थर्ड होता है कंपाउंड। थर्ड क्या होता है? मिक्स होता है। मिक्स होता है स्पेसिफिक और एड वैलोरम व्हिचएवर इज। फिर कंपाउंड में क्या होता था? दोनों ही लगते थे। फिर टेक्निकल में एक एक स्पेसिफिक कंपोनेंट। स्पेसिफिक, वेरी गुड। अगला आता है टैरिफ रेट कोटा। अब देखो बेटा, ये जो टेक्निक है ना, ये पॉइंट मिक्स है। ये एक टैरिफ मेजर में भी आता है और इसको हम नॉन टैरिफ में भी काउंट करेंगे। नॉन टैरिफ भी पढ़ेंगे ना बाद में। नॉन टैरिफ क्या होता है? जिसमें टैक्स नहीं लगता, कोटा लगता है। तो ये दोनों में आएगा, यहां पे भी आएगा, वहां पे भी आएगा। अब ये होता क्या है? अरे देखो, जैसे अगर आप 10,000 kg शुगर तक इंपोर्ट करोगे तो टैरिफ लगेगा 10%। और अगर आप मोर देन 10,000 kg को इंपोर्ट करोगे तो टैरिफ लगेगा 20%। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पे क्या टैक्स है? यस। और ये टैक्स डिपेंडेंट है किस पे? किस पे? क्वांटिटी पे। तो यहां पे कोटा भी आ गया ना। दिस इज कॉल्ड TRQ। क्या बोलते हैं इसे? टैरिफ रेट कोटा। ये होता है टैरिफ रेट कोटा। देख लो यहां पे, ये पहली बात, टैरिफ रेट कोटा इज व्हाट? TRQ कंबाइन होता है किसका? टू पॉलिसीज का, जो क्या है? टैरिफ और शुगर इंपोर्ट करें अप टू 20,000 5%, मोर देन 20,000 10%। तो यहाँ पे टैरिफ सेट है और वो टैरिफ की जो क्वांटिटी है वो कौन सेट कर रहा है? कोटा सेट कर रहा है। पहले बताओ, क्लियर है ये वाली बात? किसी को कोई डाउट या परेशानी? यहां तक किसी को कोई डाउट या परेशानी? 100% क्लियर है भाई? ऑटोमोबाइल्स अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग लगता है। हाँ जी, 6 पॉइंट बता दिए मैंने। 6 पॉइंट एक बार रिपीट करें। पहला था स्पेसिफिक, सेकंड था एडवलम, थर्ड था मिक्स, फोर्थ था कंबाइंड। ये 4 अलग। उसके बाद 2 थोड़े से नॉर्मल वाले थे। पहला टेक्निकल कंपोनेंट पे, और TRQ टैरिफ रेट कोटा, जो क्वांटिटी पे स्पेसिफाइड टैरिफ लगता है। और ये टैरिफ में भी आएगा, नॉन टैरिफ दोनों मेजर्स में आएगा। अगला सुनो रे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट करना कर लो, पेपर में बहुत फेवरेट है उनका, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। MFN टैरिफ बेटा, क्या आपने सुना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? उद्यम भाई मैं आपके लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूं बेटा। जब जब पहले के टाइम पे ना हम ट्रेड करते नहीं थे, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो दो कंट्रीज और आपस में, कंट्रीज काफी ज्यादा क्या करने लग गई, उन्हें समझ आया कि ट्रेड जरूरी है, दोनों का बेनिफिट होगा, ग्रोथ होगी, तो हम आप ट्रेड करने लग गए। लेकिन जब ट्रेड करने लगे तो बेटा ट्रेड में फ्रॉड भी होने लग गए। मान लो एक कंट्री से मैंने गुड्स भेज दिए लेकिन मुझे पेमेंट नहीं आ रही है ना, या मैंने पेमेंट कर दी मुझे गुड्स नहीं आ रहे। तो ये सबको रेगुलेट करने के लिए आपको याद होगा पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था गैट, राइट? सबसे पहले गैट आया था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। उद्यम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जिसमें ना 23 कंट्रीज थी। 23 कंट्रीज ने मिलकर ये गैट बनाया। और इसमें ये गैट जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को रेगुलेट करता है। ट्रेड सही से चल रहा है, ट्रेड का सुपरविजन रखता है, कोई गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, कोई पैसा लेके गुड नहीं दे रहा, कोई गुड लेके पैसा नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ये ट्रेड को प्रमोट भी करता है। क्या करता है? अब सुमित, प्रमोट करने के लिए गैट का एक रूल था कि जो भी गैट के मेंबर है, अभी कितने मेंबर थे उस टाइम पे गैट के?
इन मेंबर्स के बीच में जब ट्रेड होगा, इन मेंबर्स के बीच में, तो क्या वो नॉर्मल रेट से डिस्काउंट रेट पे होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं हम तीनों गैट के मेंबर हैं, बेटा हम तीनों तो साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब मैंने बोला यार इंडिया में जब भी गुड्स इंपोर्ट होंगे ना, तो मेविश एक आउटसाइडर गैट की मेंबर नहीं है, मैंने कहा मेविश तू पे करेगी 10% टैरिफ। इस जगह से 10% तो ज्यादा है, मैंने कहा बेटा तू गैट की मेंबर नहीं है, तेरे से 10% लूंगा। अब मयंक कह रहा है सर मैं तो गैट का मेंबर हूं, मेरे से भी 10%। मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, तू तो घर का बंदा है, तुझसे 20 लूंगा। मजाक कर रहा हूँ, तू तो घर का बंदा है, अगर मैं बाहर वालों से 10 ले रहा हूं तो तेरे से मैं 8% लूंगा। कितना लूंगा? डब्ल्यू गैट को अब डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, गैट का नाम हटा के डब्ल्यूटीओ हो गया। उद्यन डब्ल्यूटीओ मेंबर जब भी ट्रेड करते हैं तो वो कंट्री के नॉर्मल टैरिफ पे ट्रेड, नॉर्मल टैरिफ से कम टैरिफ पे ट्रेड करते हैं, और उसी टैरिफ को बोलते हैं MFN रेट, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्योंकि वो कंट्री हमारे उसमें ना फेवर में, तो हम उससे भी ट्रेड रेट कौन सा देंगे? फेवर वाला। बाहर 10 है तो तुझे 5 में दे दिया MFN। तो याद रखना जिस रेट पे WTO मेंबर के साथ ट्रेड होता है, आई रिपीट, जिस रेट पे WTO मेंबर के साथ ट्रेड होता है उसे क्या बोलते हैं? MFN रेट। क्या बोलते हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब पढ़ लो, MFN टैरिफ ये क्या एक तरह का इंपोर्ट टैरिफ, विच कंट्री प्रोमिसेस टू इंपोज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ WTO। अगर दो कंट्री WTO की मेंबर है तो वो नॉर्मल टैरिफ में ट्रेड वो डिस्काउंटेड रेट पे करेगी, और उस डिस्काउंटेड रेट को क्या बोलते हैं? MFN रेट। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, WTO में अब अभी तो टोटल 164 कंट्रीज इसके मेंबर है, इंडिया भी एक मेंबर है। तो अगर इंडिया की नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी 20% है तो वो WTO मेंबर्स के लिए उसे कितना रखेगी? 10%। मतलब जब बाहर के बंदे से ट्रेड करेगी तो 20, लेकिन WTO पे करेगी तो MFN रेट पे करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट? 110%। लेकिन आगे एक बात लिखी है, इंपोज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ WTO अनलेस, क्या लिखा है? द कंट्री इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, ध्यान से सुनना। देखो, एक होता है नॉर्मल रेट, एक क्या होता है? लेट्स से नॉर्मल रेट इज 20%, मतलब जिसपे आप नॉर्मली इंपोर्ट करते हो। फिर आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट, MFN रेट। ये आ गया कितना, मान लो ये वो रेट है जिसमें आप किससे डील करते हो? WTO मेंबर ओनली, ये WTO मेंबर के लिए। बेटा फिर आता है एक और चीज विच इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल रेट। क्या रेट? अब ये नाम से प्रेफरेंस, आप क्या दे रहे हो उसे? मान लो प्रेफरेंशियल रेट आता है 5%। सर ये कब आएगा? ये तब आता है जब आपने दो कंट्रियों ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करा है। प्रेफरेंशियल ट्रेड, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन है। वहां पे हमें जाने के लिए कोई बॉर्डर ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं, अब बस आधार कार्ड लेके जाओ, बॉर्डर क्रॉस कर दो, ओपन बॉर्डर से। ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड्स वुड लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ध्यान समझना, इंडिया एक अलग कंट्री है, नेपाल एक अलग कंट्री है, राइट? जब मैं इंपोर्ट करता हूं नॉर्मल कंट्री से, नॉर्मल कंट्री से, तो रेट कितना होना चाहिए? अच्छा, जब मैं WTO मेंबर से करता हूं तो कितना होना चाहिए? लेकिन मैंने ना, इंडिया ने क्या करा, नेपाल के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब हमने और नेपाल ने ट्रेड एग्रीमेंट करा, और उसमें हमने लिखा कि इंडिया और नेपाल जब भी ट्रेड करेंगे तो वो करेंगे 0% पे। कितने परसेंट पे? इसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? अब मान के चलो कि इंडिया नेपाल दोनों WTO मेंबर है, तो टेक्निकली नॉर्मल रेट तो फॉलो होगा नहीं। कौन सा रेट होना चाहिए? MFN। लेकिन अगर आपने उस कंट्री के साथ सेपरेटली कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है जहां पर कोई प्रेफरेंशियल रेट है, तो आप MFN रेट को फॉलो करोगे या प्रेफरेंशियल रेट को? प्रेफरेंशियल रेट। समझ आ रही है बात? तो याद रखना, प्रेफरेंशियल रेट जो है वो और कम होता है, और अगर आपका ट्रेड एग्रीमेंट बना है तो आप MFN रेट पे नहीं करोगे। फिर वो WTO का मेंबर है, कोई नहीं, आपने अलग से एक अलग स्कीम बनाई है ना उसके साथ, तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है नाफ्ता। सुना है आपने नाफ्ता? नाफ्ता क्या होता है? नेशनल एग्रीमेंट फॉर फ्री ट्रेड। इसमें 3 कंट्रीज आती है बेटा,
अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। आपको याद है ये तीनों कंट्रीज एकदम बॉर्डर टच है, तीनों के बॉर्डर्स है, तीनों बॉर्डर्स ओपन है। इन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, उस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है नाफ्ता। और नाफ्ता में इन्होंने क्लियरली लिखा कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में जो भी ट्रेड होगा वो 0% पे होगा। किस पे होगा? तीनों कंट्री है, तीनों ने पहले से ट्रेड एग्रीमेंट बनाया हुआ है प्रेफरेंस, और उसमें लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल रेट कितना है? 0%। अब मान लो अमेरिका ट्रेड कर रहा है नॉर्मल कंट्री से, तो कितने पे करेगा? 20 पे। अमेरिका ट्रेड कर रहा है किससे? WTO वाले मेंबर से, तो कितने पे करेगा? अब मान लो मैक्सिको भी WTO का मेंबर है, अमेरिका भी WTO का मेंबर है। अब ये दोनों WTO के मेंबर है, लेकिन इनका सेपरेटली क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी कौन सा रेट फॉलो करेंगे? 0%। तभी MFN में क्लियरली लिखा है, MFN होता है वो डिस्काउंटेड रेट जो मेंबर ऑफ WTO फॉलो करेंगे, अनलेस उनका कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है तो कौन से रेट पे जाएगा? प्रेफरेंशियल रेट पे जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? तो बेटा क्या मुझे अब इसके बाद 9th पॉइंट प्रेफरेंशियल टैरिफ बताने की कोशिश होता है? ठीक है, प्रेफरेंशियल टैरिफ कब होता है? नियरली ऑल कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट under which they promise to give another country product lower tariff their MSF से भी लोअर में प्रॉमिस कर देते हैं। और जनरली हर कंट्री एक ना एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होती है, जैसे इंडिया और नेपाल है। ऐसे बेटा बेस्ट एग्जांपल कौन है नीचे? नाफ्ता, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 0% के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे। किसी को कोई डाउट? WTO का मेंबर हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नॉन मेंबर भी हो फिर भी आपने कर लिया तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं ब्रो, कंसिडरिंग लॉजिक देने पड़ेंगे, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं कि आप WTO मेंबर हो गए तो आपका वो रूल एकदम बंद गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी रिसेंटली केस हुआ था टेस्ला के साथ। टेस्ला इंडिया में आ रहा था एज इन सेल के लिए, बनाता वो अपनी गाड़ी चाइना, वियतनाम में, बेचने के लिए इंडिया में आया। मोदी जी ने टेस्ला पे 100% ड्यूटी लगा दी। अमेरिका भी WTO मेंबर है, इंडिया भी WTO मेंबर है। टेस्ला भाई साहब के ओनर जो है इलॉन मस्क, वो चलेगा WTO पे केस कर दिया इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया और हम WTO मेंबर है, कहां गया MFN रेट? 100% ड्यूटी लगा रहे मेरी गाड़ी पे। तो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हम आप पे MSF छोड़ो, हम तो आप पे 0 रेट लगा देंगे। आप प्रोडक्शन तो इंडिया में करो। आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो वियतनाम, चाइना में, आप अपनी जो हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें मैसेज दिया 1/3 प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट कर दो और हम आप पे टैरिफ हटा देंगे 100% का। भाई सिंपल बात है ना, बाहर से बना के यहाँ ला रहे हो, हमारा तो कोई फायदा नहीं है, ना हमारी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ना हमारी GDP बढ़ रही है, ना ग्रोथ हो रही है, ना इंडस्ट्री सेक्टर बूस्ट हो रहा है। बना रहे हो, यहाँ बेच रहे हो, हमारा लॉस हो रहा है, तो हम तो टैरिफ लगाएंगे। तो उस टाइम पे इलॉन मस्क ने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना इंडियन मार्केट में। 1-2 साल में भाई साहब अपनी औकात पे आ गए, वापस से बेंगलुरु में प्लांट लगाया, 1/3 प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करी है। और अब यहाँ पे सेम गोज विद एप्पल। अगर आपको पता है एप्पल ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया, अब जो आईफोन आ रहे हैं वो मेड इन इंडिया है। शायद प्रो सीरीज तो नहीं है, बट जो बेस मॉडल होते हैं 17 प्लस, वो मेड इन इंडिया ही होते हैं। प्रो वाले भारी बनते हैं। समझ आ रही बात? तो जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, कंसिडरिंग आपको लॉजिक देना पड़ेगा कुछ। ठीक है, अगर कोई लॉजिक नहीं, कोई बहस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो भाई साहब, अब कोई पॉइंट पे होना चाहिए ना जस्टिफिकेशन वाला कि आप क्यों कर रहे हो। तो ये हो गया 9 पॉइंट। अच्छा, बीच में आप देख रहे हो MSF के बाद में सीधा इधर चला गया, बीच में छूट गया। बीच में कौन सा बेटा? वेरी बेटर। अब ध्यान से समझना, ये क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। बेटा मान लीजिए ये है इंडिया, और इंडिया में एक नॉर्मल जो फोन बनता है, उस फोन को बनाने में उसका जो प्राइसिंग है वो कितना है? 10,000। बहुत ध्यान सुनना। तो धन भाई इंडिया में एक फोन बनता है और वो फोन का जो प्राइस है इंडिया में वो कितना है? इसे बोलते हैं DSP, डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? मतलब हमारी कंट्री में इस टाइप का फोन बनाने में 10,000 रुपए का खर्चा आएगा, बेच के 10,000 रुपए लगेंगे। अब मान लो चाइना आया और चाइना ने सेम टाइप सेम फीचर का फोन 7,000 में बना के इंडिया में बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? मतलब ये हमारे डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस से भी कम का है। तो क्या हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर को प्रोटेक्ट करें? करना पड़ेगा भाई, इसका तो फोन बिकेगा नहीं, क्योंकि सेम सेगमेंट का फोन वो साथ में बेच रहा है। तो इंडिया की गवर्नमेंट आएगी और कहेगी ले बेटा लगा दी तेरे पे इंपोर्ट ड्यूटी। कोई बच्चा बताएगा कितनी ड्यूटी लगाओ? 3,000। आपने 3,000 क्यों बोला?
सर ताकि इसका प्राइस हमारे डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के इक्वल आ जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ फेयर कंपटीशन होगा। 10-10 का फोन है दोनों कंपनी का, अब जिसका बेटर है उसका बिक जाएगा। अच्छा मान लो यही सेम फोन जापान की कंपनी है वो भी आती है, और यही सेम सेगमेंट का फोन वो बनाती है 9,000 रुपए में। कितने में? अब अगेन बेटा हमारा डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस कितना है, जापान वाला कितने में दे रहा है, इसको भी अपने को डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के इक्वल लाना पड़ेगा। कितना ड्यूटी लगाओ बेटा, 1,000 लगा दूं, डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के क्या आ गया, इक्वल आ गया। किसी को कोई डाउट? कोई बच्चा मुझे बताएगा चाइना पे हमने कितना ड्यूटी लगाया, जापान पे कितना लगाया? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल टैरिफ। हर कंट्री के लिए टैरिफ क्या हो रहा है, वेरी। हर कंट्री के लिए टैरिफ क्या हो रहा है, किसी पे 9 लगेगा, किसी पे 2 लगेगा, किसी पे 5 लगेगा। सर कैसे डिसाइड होगा? इतना टैरिफ लगेगा जो हमारे डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के इक्विवेलेंट लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो 2 में आ रहा है तो 2 लगाओ, 3 में आ रहा है तो 3 में लगाओ, 1 में आ रहा है तो 1 में लगाओ। हर कंट्री के लिए टैरिफ फिक्स्ड है, वेरिएबल है? वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? ताकि वो किसके इक्विवेलेंट आ जाए, डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के। इसे बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। क्या बोलते हैं? प्लीज कीवर्ड पकड़ के चलना, इन्हीं कीवर्ड पे पेपर में क्वेश्चन आएगा। अ ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड to bring the price of an imported goods up to the level of domestic support price। कितनी लगानी है नहीं पता, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, उतना ड्यूटी लगेगा जो डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के इक्विवेलेंट लाने के लिए जरूरी है। 2,000 तो 2,000, 1,000 तो 1,000। आप देख रहे हो चाइना में कितना लगाया, 1,000, और जापान में कितना लगाया, 500। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल टैरिफ। क्या बोलते हैं इसे, वेरिएबल। क्या आपको 9 पॉइंट याद रहेंगे? एक बार मैं वापस से 9 पॉइंट कंक्लूड करता हूं। 3 + 3 + 3 ऐसे याद रखना। सबसे पहला स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स्ड अमाउंट ऑन दी फिजिकल यूनिट। सेकंड था एडवोलरम, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन दी वैल्यू। थर्ड था मिक्स्ड, स्पेसिफिक और एडवोलरम विच एवर इज। फोर्थ था कंपाउंड, स्पेसिफिक प्लस एडवोलरम। 4 ये याद हो। अगला था टेक्निकल टैरिफ, जब आप स्पेसिफिक कंपोनेंट पे टैरिफ लगाते हो। उसके बाद था TRQ, टैरिफ रेट कोटा। एक सर्टेन क्वांटिटी तक इतना टैरिफ, उससे ज्यादा मांगोगे तो इतना टैरिफ। ये 6 हो गए। अगले वाले स्टार्ट हो गए, कौन सा? पहला MSM। MFN क्या था, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये वो टैरिफ है जो थोड़ा सा कम होता है और ये लगता है सिर्फ मेंबर ऑफ WT, अनलेस अगर आप प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके बैठे हो तो फिर प्रेफरेंस रेट लगेगा। अच्छा प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है बेटा, जब कोई कंट्री किसी अनदर कंट्री के साथ ऐसा एग्रीमेंट बना लेती है कि वो उसे बहुत ही डिस्काउंटेड, कितना, MFN रेट से भी नीचे गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ। बीच में कहा वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ होता है वो टैरिफ जो प्राइस को डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के इक्विवेलेंट लाने के लिए, ये वर्ड ही लिखा होगा डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस, आपको देखते ही पता लग जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट लिखा है तो कौन सा है, टेक्निकल। अगर फिक्स परसेंटेज ऑन द वैल्यू लिखा है तो एडवोलरम। समझ पा रहे हो ना? अगर WTO मेंबर लिखा है तो MFN। ये कीवर्ड है, डेफिनेशन दी होगी, टैरिफ आपको सेलेक्ट करना होगा। समझे क्या? पक्की बात। तो ये आपके 9 पॉइंट यहां पर मैंने कवर करवा दिए हैं। टोटल में बताओ कितने हैं, टोटल है 15। चलो एक काम करते हैं, गला बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, एक काम करते हैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं 15 के 15 टैरिफ तो खत्म कराऊंगा आज, मैं प्राइस मेजर खत्म करा दूंगा। अगली क्लास के आंसर कराऊंगा नॉन प्राइस। यही सेकंड चैप्टर है जिसमें टाइम लगेगा। थर्ड और फोर्थ दोनों एक एक क्लास के चैप्टर है, ठीक है, तो उनमें टाइम लगेगा नहीं। और याद है आपको संडे को हमने क्लास बोली हुई है पब्लिक फाइनेंस की, हाँ, तो उसके लिए रेडी है ना बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, मैं आपको 15 मिनट में करेक्ट 1 बजे मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा, तब तक के लिए आपका ब्रेक है 15 मिनट का। बेटा आ जाइए बेटा टैरिफ पे। और हमने आपके साथ अभी तक टैरिफ मेजर्स में, प्राइस मेजर्स में 9 पॉइंट कर लिए, स्टार्टिंग में स्पेसिफिक, एडवोलरम, मिक्स्ड, कंपाउंड, टेक्निकल, TRQ, MFN, प्रेफरेंशियल और वेरिएबल टैरिफ। 9 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने 10th पॉइंट पे जाते हैं, बस 6 पॉइंट बचे, फटाफट देखेंगे। 10th आता है बाउंड टैरिफ। अब देखो ध्यान से समझना, बाउंड टैरिफ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है इसमें। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया WTO मेंबर होते हैं, WTO मेंबर में नॉर्मल रेट होता है या MFN? अच्छा MFN रेट
के अलावा अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आए हैं तो एमएफएन होगा या प्रेफरेंशियल? प्रेफरेंशियल। तो नॉर्मल होगा, डब्ल्यूटीओ मेंबर का एमएफएन होगा, और उसमें भी अगर प्रेफरेंशियल है तो प्रेफरेंशियल। अच्छा, अब मैं मान के चल रहा हूं 2 कंट्री है, दोनों डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, तो नॉर्मल या एमएफएन? एमएफएन। देयर इज नो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट। जैसे इंडिया और चाइना की बात करते हैं, इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, करेक्ट? चाइना भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, करेक्ट? दोनों डब्ल्यूटीओ के मेंबर है, तो टेक्निकली दोनों पे कौन सा रेट लगता है? एमएफएन। लेकिन इंडिया में अभी आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, आपको पता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, है ना, आईटी पूरा ग्रो कर रहा है। तो इंडिया को ना ये पता चला कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड है लैपटॉप की। किसकी डिमांड है? और लैपटॉप हम ज्यादा, इतना ज्यादा जितनी डिमांड है वो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो हमें बाहर से लैपटॉप चाहिए, तभी हमारा एआई और आईटी सेक्टर ग्रो करेगा। तो मतलब मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट चाहिए मुझे? लैपटॉप। चाइना बहुत ही ज्यादा अच्छे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करता है, तो इंडिया ने बोला कि यार हम दोनों डब्ल्यूटीओ मेंबर है, दोनों एमएफएन रेट पे ट्रेड करते हैं, लेकिन हम एक अलग से, मैं तेरे को एक अलग से एक एग्रीमेंट बनाता हूं। आज से इंडिया जब भी चाइना से लैपटॉप इंपोर्ट करेगा, क्या करेगा? भूल जा नॉर्मल रेट, भूल जा एमएफएन रेट, मैक्सिमम टैरिफ जो लग सकता है दैट कैन बी 10% ओनली। मान लो नॉर्मल रेट था 20%, एमएफएन रेट था 15%। इंडिया चाइना कौन सा एमएफएन रेट फॉलो करते? लेकिन बेटा लैपटॉप के केस में जब इंडिया लैपटॉप इंपोर्ट करेगा तो वो मैक्सिमम कितना इंपोर्ट टैरिफ ले सकता है? 10%। इसे बोलते हैं बाउंड टैरिफ। क्या बोलते हैं? अब रूल सुनो बाउंड टैरिफ के। नंबर 1, बाउंड टैरिफ कभी जनरली नहीं लगता, वो लगता है कमोडिटी स्पेसिफिक। कैसे लगता है? क्या इंडिया ने बोला आज के बाद कोई भी इंपोर्ट होगा 15 पे होगा? ना ना ना, कौन सा? लैपटॉप इंपोर्ट होगा तो बाउंड टैरिफ हमेशा कमोडिटी स्पेसिफिक लगता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, बाउंड टैरिफ इज ऑलवेज अ मैक्सिमम रेंज। मतलब मैक्सिमम हम तेरे से कितना लैपटॉप पे इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे? 10। अच्छा सचिन, अगर इंडिया 8% करना चाहे कर सकता है, 9 करना चाहे, 10 करना चाहे, 11 अगर आपने करा तो बेटा ये ना एक लीगल कमिटमेंट होती है। अगर किसी कंट्री ने लीगली बाउंड टैरिफ 10 पे सेट करा तो वो एक्चुअल टैरिफ को 10 या 10 से कम ही रख सकती है। और अगर आपने बाउंड टैरिफ से ज्यादा, वैसे तो कर नहीं सकते, बट मान लो ज्यादा चार्ज करा, तो बेटा ये लीगल कमिटमेंट ब्रेक करने के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पे लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। और ब्रीच के केस में आपको याद है डैमेजेस कंपनसेट होते हैं, तो आपसे डैमेजेस भी वो दूसरी कंट्री, मतलब डब्ल्यूटीओ आपसे डैमेजेस कंपनसेट करवाएगा दूसरी कंट्री को। क्या ये बात समझ आ रही है? 100%। अब देखो इसको लगाने का फायदा क्या होता है? इंडिया को लैपटॉप चाहिए थे। अब इंडिया अगर नॉर्मली बोलते ना कि चाइना यार मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुझसे, तू आ, मैं 10% लूंगा, टैरिफ नहीं लूंगा, तो चाइना डरेगा। चाइना क्या यार देखो कोई लीगल कमिटमेंट तो है नहीं, मान लो मैंने इसके कहने पर लैपटॉप प्रोड्यूस कर दी बहुत ज्यादा, और जब बेचने पे आया तो इसने स्टार्टिंग में 10 रखा, लेकिन इसे बाद में 6 महीने बाद 20 कर दिया, तो मेरा तो लॉस है, मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तभी जब कंट्री इस सिचुएशन में होती है ना, तो वो कहती है काम करो, आप पैसे प्रॉमिस मत करो, अब हमें एक लीगल कमिटमेंट दे दो, और वो लीगल कमिटमेंट क्या बन जाती है? बाउंड टैरिफ। क्या आपको बाउंड टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझ आया? रजित सारे पॉइंट क्लियर है? पहला ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक लगता है, जनरली नहीं लगता। प्रोडक्ट स्पेसिफिक, लैपटॉप बोले तो लैपटॉप में एप्लीकेबल। दूसरा ये एक फिक्स नंबर नहीं है, एक मैक्सिमम लिमिट है। क्या आप उससे कम रख सकते हो? क्या आप उतना रख सकते हो? क्या इस किसी केस में आप उससे ज्यादा रख सकते हो? शायद नहीं रख सकते। और लीगल कमिटमेंट को ब्रीच करने के लिए आप पे लीगल एक्शन ले सकता है, और डब्ल्यूटी आपसे कंपनसेशन ले सकता है डैमेजेस का, चाइना को देने के लिए। समझ आई बात? पक्का? तो यहाँ पे ना दोनों कंट्री थोड़ा सिक्योर हो जाती है। चाइना भी सिक्योर है कि 10% ज्यादा तो लगेगा नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली लैपटॉप बनाएगी कि 10% टैरिफ में भी उसका प्राइस कम ही रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड टैरिफ। ठीक है, पढ़े एक बार। खाली चाउमीन, जल्दी बैठो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड टैरिफ। अब ध्यान से देखना बेटा, अंडर दिस अ WTO मेंबर बाइंड्स इटसेल्फ विद अ वर्ड, क्या है? लीगल। ये वर्ड दिखा होगा, विद अ लीगल कमिटमेंट। कोई प्रॉमिस नहीं है, लीगल कमिटमेंट है। विद अ लीगल कमिटमेंट
नॉट टू रेज टैरिफ रेट अबव अ सर्टेन लेवल। एक सर्टेन रेट से ज्यादा हम उसे नीचे ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऐसा लीगल कमिटमेंट हमने खुद को दे दिया। द बाउंड रेट आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, बेटा ये जनरलाइज नहीं होते, मैंने प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, एंड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लेवल टू इंपोर्ट ड्यूटी दैट कैन बी लेविड ऑन अ प्रोडक्ट इंपोर्टेड बाय अदर्स। अ बाउंड टैरिफ इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉफिटेबल, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखता है, चाइना को भी क्लियरिटी है कि भाई 10% ज्यादा नहीं होगा, इंडिया को भी क्लियरिटी है, तो ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी रखता है। मेंबर इज ऑलवेज फ्री टू इंपोज, लो अबे 10 तो मैक्सिमम है, 8 करना 6 करना है तो अच्छी बात है, लोअर टैरिफ रेट देन द बाउंड लेवल, बट क्या अप्लाइड टैरिफ जो आपने रखा वो बाउंड टैरिफ से ज्यादा हो सकता है? अगर रखा तो लॉस ऑफ अदर मेंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे एमएफएन रेट कितना था? 20%, लेकिन इंडिया ने चाइना को प्रॉमिस कर दिया कि, सॉरी, इंडिया चाइना का प्रेफरेंशियल टैरिफ कितने पे है? 15, लेकिन अब इंडिया ने प्रॉमिस कर दिया कि इंडिया अगर तू लैपटॉप हम इंपोर्ट करवाएंगे ना चाइना से, तो इंडिया ने बोला मैं पक्का बोल रहा हूं तेरे पे मैक्सिमम रेट कितना लगेगा? 12। इसे बोलते हैं बाउंड टैरिफ। क्या बोलते हैं? आयुषी जी आपके लिए एक बार क्लियर कर देता हूं बेटा, बाउंड टैरिफ क्या होता है? नंबर 1, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, जनरल नहीं होता। जैसे यहाँ पे लैपटॉप की बात हो रही है तो सिर्फ लैपटॉप में एप्लीकेबल होगा। जब एक कंट्री एक लीगल कमिटमेंट दे देती है दूसरी कंट्री को कि हम मैक्सिमम टैरिफ ऑफ एक स्पेसिफिक कमोडिटी पे इतना ही रखेंगे, उसे बोलते हैं बाउंड टैरिफ। तो अब इंडिया ने एक लीगल कमिटमेंट दे दी चाइना को कि जब हम आपसे लैपटॉप खरीदेंगे, सिर्फ लैपटॉप, तो उस पर रेट कितना होगा? मैक्सिमम 12। 10 रख सकती है बिल्कुल, 11 रख सकती है, 12 रख सकती है, 12 से ज्यादा नहीं। तो अब याद रखियो, लैपटॉप जब इंपोर्ट होगा ना, एमएफएन रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, तब कौन सा रेट होगा? बाउंड टैरिफ या उससे कम के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड टैरिफ। किसी को कोई डाउट? बेटा यहाँ पे, बेटा ये तो ग्रेटर वाली सिचुएशन है ना, क्यों लिखूंगा? अगर तूने बाउंड रखा था 12 पे और तूने चार्ज कर लिया 15, तो बेटा फिर तो लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा ना। अरे बराबर रख देगा तो पेनल्टी थोड़ी लगेगी, ये पेनल्टी देखना। बट इफ अप्लाई टैरिफ ग्रेटर देन लॉस, तो लॉस ऑफ अदर मेंबर कंपनसेट करो। तो ऊपर लिखा तो है मेंबर इज ऑलवेज फ्री टू इंपोज लोअर टैरिफ देन, मतलब बाउंड टैरिफ जितना रखो उससे लोअर रख लो, लेकिन अगर अप्लाई टैरिफ बाउंड से ज्यादा हुआ तो पेनल्टी लग सकती है। किसी को कोई डाउट? तो एक चीज क्लियर है, एक हो गया एमएफएन रेट जो मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ के लिए, एक होता है प्रेफरेंशियल रेट जो एग्रीमेंट बना के प्रेफरेंस रखा, एक नया कौन सा आ गया? बाउंड टैरिफ, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, लीगल कमिटमेंट होती है कि इतने से ज्यादा नहीं रख सकते। अच्छा, मैंने बाउंड टैरिफ 12 पे सेट करा, क्या उद्यन में टैरिफ लैपटॉप पे 10% रख सकता हूं? उसे बोलते हैं अप्लाई टैरिफ। बाउंड टैरिफ तो मैक्सिमम लिमिट है ना, जितना सेट करा। अब मान लो बाउंड 12 है, अप्लाइड भी 12 है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है बाउंड 12 है, अप्लाइड 11 है। कैसे हो सकता है? बाउंड 12 है, अप्लाइड 13, तो लॉस कंपनसेट करना पड़ जाएगा। तो अप्लाइड टैरिफ क्या है? ओ माय गॉड, एक मिनट ब्रो। हाँ जी, तो बेटा अप्लाइड टैरिफ मैंने बता दिया। अप्लाइड टैरिफ क्या है? इट इज दी ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑन द मोस्ट फेवर्ड नेशन। जो आप एक्चुअली चार्ज करते हो, बाउंड तो लिमिट है, उसके बाद जो आप एक्चुअली चार्ज करते हो वो अप्लाइड होता है। और आपको याद है अप्लाइड हमेशा या तो बाउंड से कम होगा, सुमित भाई अब आ गया, या तो कम होगा या ज्यादा में पेनल्टी लग जाएगी। बेटा इसके बाद सेकंड 12th आता है प्रोहिबिटिव टैरिफ। ये पता क्या है? इतना अनफेयर टैरिफ लगा दो कि इंपोर्ट क्या हो जाए? प्रोहिबिट, 500% टैरिफ। ये प्रोहिबिटेड टैरिफ, इसका पर्पस सरकार टैरिफ लगाना नहीं होता, इसका पर्पस होता है इंपोर्ट को बैन करना। जब वो चाहते हैं ना किसी चीज का इंपोर्ट हो ही ना, अब ऐसे रोक तो सकते नहीं है, तो वो क्या टूल यूज करते हैं? प्रोहिबिटेड टैरिफ। 100 रुपए की चीज है, 500 रुपए टैरिफ लगेगा, 600 रुपए पे ले आओ, लाना है तो। इट इज वन दैट इज सेट सो हाई दैट नो इंपोर्ट्स कैन। तो इसका पर्पस टैरिफ चार्ज करके रेवेन्यू लेना नहीं है, इसका क्लियर पर्पस एक ही है कि आपको क्या करना है? एंट्री को लॉक करना है, आने नहीं देना। हाँ जी यार, इसका एग्जाम्पल पहले होता था। नहीं नहीं भाई, वो नहीं होता। प्रोहिबिटिव टैरिफ तो वो होता है जो, आपको याद है
मैंने आपको डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी पढ़ाई थी। ब्रिटिशर्स ने करा था कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, इंपोर्ट कर रहा है फिनिश गुड, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स तो हाई टैक्स, वो प्रोहिबिटेड टैक्स था। उनका पर्पस क्या था? ये नहीं कि हम टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे, उनका पर्पस था एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को करने ही नहीं देना। इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि भाई साहब खरीद ना पाए बाहर का बंदा। वो एग्जाम्पल था। अब तो खैर नहीं लगता है। चलो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 12। अब एक काम करो, आप 13 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आराम से करवाऊंगा, थोड़ा गला सपोर्ट नहीं कर रहा आज। 13 को आराम से करेंगे। मैंने बताया था ना एस्केलेटेड के साथ एक होता है सीवीडी और काउंटर वेलिंग वगैरह, एंटी डंपिंग, तो ये मैं आराम से पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास। अभी आप 2 हल्के वाले देख लो बस, लास्ट सेकंड लास्ट। किसका फोन है? बंद कर दे भाई। अब एक आता है एस्केलेटेड टैरिफ। कौन सा टैरिफ? ये टैरिफ एकदम सिंपल है, पेपर में आया हुआ भी, इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है। अगर आप रॉ मटेरियल मंगवाओगे, रॉ मटेरियल, तो टैरिफ क्या लगेगा? लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स मंगवाओगे तो टैरिफ क्या लगेगा? इसे बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। अब लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर मैं बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रोडक्शन कहां करूंगा? इंडिया में। तो सरकार खुश होती है कि चलो फाइनल फिनिश गुड हमारे यहां बन रहा है, तो रॉ मटेरियल लान दो, इसे कम रेट लगाओ। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, सीधा फिनिश गुड बाहर से मंगा रहा हूं, तो जब सरकार रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे टैक्सेस कम चार्ज करती है और फिनिश गुड्स पे ज्यादा चार्ज करती है, उसे बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। क्या बोलते हैं? पेपर में यही लाइन दे रखी थी, बोलता था कौन सा टैरिफ है। प्री इंडिपेंडेंस में एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट, वहां पे तो एक्सपोर्ट था। ब्रिटिशर्स के लिए, हाँ, ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा ना कि जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो इसमें टैक्स नहीं है, लेकिन अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स तो इंडिया को रोकना है, तो उन्होंने प्रोहिबिटेड टैक्स लगा दिया। उनके पर्सपेक्टिव से एस्केलेटेड टैरिफ होगा। क्लियर है? सिंपली तो अगर आप इंडिया में रॉ मटेरियल ला रहे हो, उस पर टैक्स है बट कम है, लेकिन फिनिश गुड्स पर टैक्स ज्यादा है, तो उसे बोलेंगे एस्केलेटेड टैरिफ। और बेटा आखिरी आखिरी सुन लो ध्यान से, अभी तक हमने जितने भी 14 पॉइंट पढ़े, 14 नहीं पढ़े वैसे, 13 पढ़े क्योंकि एक तो छूटा हुआ है। 13 पॉइंट में हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करा। क्या करा? कैसे करा? बाय इंपोजिंग टैरिफ। अब एक पॉइंट में हम इंपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं बाय गिविंग इंपोर्ट सब्सिडी। बेटा हर बात देखो इंपोर्ट खराब नहीं होता, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट को पूरा बैन कर दोगे ना, क्या टेक्नोलॉजिकल वाइज आप ग्रो कर पाओगे? अगर आज भी इंडिया में माइक्रोमैक्स का फोन ही चलता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। जरूरी था ना बेटा एप्पल सैमसंग को लाना, तो इंपोर्ट भी जरूरी होता है। तो 13 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए जो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाय इंपोजिंग टैरिफ। अब हम पढ़ रहे हैं एक पॉइंट लास्ट, इंपोर्ट में इंपोर्ट सब्सिडी जो है वो बेटा या तो पर यूनिट हो सकती है या परसेंटेज। जैसे टैरिफ स्पेसिफिक एड वैलोरम होता है, वैसे सब्सिडी भी क्या होती है? स्पेसिफिक और एड वैलोरम। तो इंपोर्ट पे जो सब्सिडी या तो फिजिकल यूनिट पे होगी या वो परसेंटेज होगी, कि एक यूनिट पे आपको 2000 की सब्सिडी मिलेगी, या एक यूनिट पे आपको वैल्यू का 10% का सब्सिडी मिलेगा, ऐसे। ये किस पर्पस के लिए होता है? इंपोर्ट्स को, अभी तक जितने भी थे वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट, ये एनकरेज किया है। और फाइनली ये क्या होता है? नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। ये इंपोर्ट टैरिफ का रिवर्स है ना, पैसे लेने की जगह सरकार पैसे दे रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव इंपोर्ट। तो आप याद रखना 15 में से 13 पॉइंट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टैरिफ पड़ा है, 14वां पॉइंट मैंने स्किप करा, ये भी टैरिफ ही एक तरह का, और लास्ट 15वां पॉइंट क्या है? इंपोर्ट की सब्सिडी। ठीक है, तो टेक्निकली यार आप पूरा कंक्लूड करो चैप्टर को, आधा जो हमने 50% हमने चैप्टर कर लिया है वाला, वो क्या है? सबसे पहले मैंने आपको ट्रेड पॉलिसी पढ़ाया। ट्रेड पॉलिसी आर दी इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय दी टू एक्सपोर्ट और टू प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एंड। ट्रेड पॉलिसी में कितने टाइप आते हैं? 2 इंस्ट्रूमेंट, टैरिफ और नॉन टैरिफ, या प्राइस और नॉन प्राइस। टैरिफ में हम टैक्सेस लगाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। टैक्सेस लगाने के 3 मोटिव, पहला प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम कर दो, दूसरा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को प्रोटेक्ट कर लो, और तीसरा गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बढ़ा। टैरिफ 15 टाइप के मैंने आपको पढ़ाए। पहले थे 3+3+3, जो 3 साथ में थे। पहले 3 थे स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट ऑन फिजिकल यूनिट, सेकंड था एड वैलोरम परसेंटेज ऑन दी वैल्यू, मिक्स में दिस और दिस विच एवर इज, 3 हो गए। फिर अगले 3 कंपाउंड में दिस एंड दिस मिला के, फिर था टेक्निकल स्पेसिफिक कंपोनेंट पे लगता है। 6 था TRQ टैरिफ रेट कोटा,
एक क्वांटिटी तक इतना, उसके बाहर इतना, 6 हो गए। अगले 3 एमएफएन। एमएफएन रेट होता है वो डिस्काउंट रेट जो किसको मिलता है, डब्ल्यूटीओ मेंबर को। अगर उन्होंने प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट पे साइन, अदर प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है तो फिर एमएफएन लगेगा प्रेफरेंशियल टैरिफ। जैसे एग्जांपल नाफ्ता, अमेरिका मैक्सिको कनाडा का 0% है। उसके बीच में कहा था वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ होता है उतना टैरिफ लगाएंगे जो इक्विवेलेंट हो किसके, डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के। किसके इक्विवेलेंट हो, डोमेस्टिक सपोर्ट। 3 + 3 + 3 9 गए। उसके बाद अगले 3 पढ़ाए। पहला था बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ कमोडिटी स्पेसिफिक लगता है। इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द टैरिफ जो आप चार्ज कर सकते हो, एंड इट इज अ लीगल कमिटमेंट। क्या मैं अप्लाइड टैरिफ उससे नीचे या उतना सेट कर सकता हूं? यस। बट क्या मैं अप्लाइड टैरिफ उससे ऊपर सेट कर सकता हूं? तो अप्लाइड टैरिफ इज द रेट जो आपने एक्चुअली सेट करा है। बाउंड टैरिफ तो लिमिट है, ठीक है। तो बाउंड हो गया, अप्लाइड हो गया। उसके बाद एक आया था प्रोहिबिटिव टैरिफ, जो कि इतना है होता है, उसका पर्पस टैरिफ लगाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है इंपोर्ट को एंटर करने से रोकना, ठीक है। फिर हमने अभी एक वाला पॉइंट स्किप कर दिया, लास्ट के दो। एक एस्केलेटेड टैरिफ, रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम, फिनिश गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा। पर्पस ये कि रॉ मटेरियल आगे यही बनाओ। और सारे टैरिफ पढ़ने के बाद एक लास्ट सब्सिडी पढ़ा, इंपोर्ट सब्सिडी, जिसे नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ बोलते हैं। इसमें परसेंटेज भी हो सकता है और वैल्यू पे भी बेस्ड हो सकता है, अमाउंट भी हो सकता है, जैसे भी। और ये इंकरेज करता है इंपोर्ट्स को, ठीक है। अब आपका बस एक पॉइंट बचा है, दैट इज सीवीडी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास में हम किस पे जाने वाले हैं, अपने नॉन टैरिफ मेजर्स। टैरिफ वाले तो करा दिए ना, अब मैं आपके साथ नॉन टैरिफ वाले स्टार्ट करवाऊंगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अगली क्लास, अगर मुझे 15 पॉइंट तक नोट्स नहीं मिले, क्लास में एंट्री नहीं होगी। आज मैंने चेक नहीं करा है, एक मौका दे दिया जिसका छूटा हुआ है। प्लीज इसे कंप्लीट कर लेना टिल यहां तक। और मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज आपके पास फाइल पूरी है, आगे मत नोट करना प्लीज। पहले समझो फिर नोट करो, ताकि एक घर पे जाके रिवीजन हो जाए कुछ, ठीक है ना। आगे प्लीज नोट मत करना, इसको नोट करके कंप्लीट करना। अगली क्लास चेक करूंगा। संडे को हमारी कौन सी क्लास है, पब्लिक फाइनेंस। संडे को पब्लिक फाइनेंस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।